साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में कुछ तथ्य आपके सामने रखेंगे। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियां बड़ी बड़ी होती हैं, छोटी नहीं होती हैं। छोटी भी होती हैं लेकिन बड़ी कंपनियों से ही शेयर बाजार चलता है। शेयर बाजार के बारे में जानते हो नहीं? 2 लाइन मैं बता दूं आपको कि कंपनी स्थापित करने के लिए लोगों को शेयर फ्लोट करना पड़ता है, शेयर मार्केट में लॉन्च करना पड़ता है। देश की अर्थव्यवस्था शेयर बाजार, नोट भी उसमें है और बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक आदमी के पास अगर पैसा भी है तब भी कानूनों के अंतर्गत वो पैसे निकाल करके और अपनी फैक्ट्री नहीं लगा सकता। वो फैक्ट्री लगाता है, शेयर लॉन्च करता है और शेयर लॉन्च करके लोगों से 10-10 रुपए के शेयर होते हैं, वो उससे पैसे इकट्ठा करता है आईपीओ के थ्रू। मतलब एक बाज़ार में ओपन मार्केट में देता है कि हमारे शेयर लॉन्च हैं, आप इसको खरीदिए। तो इस तरह से कंपनियों का काम चलता है। इसी तरह से ये नोट भी कागजी हैं, इन नोट का कोई भरोसा न समझिए। ये तो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नोटों का प्रोविजन है। अन्यथा पुराने ज़माने में सोने और चांदी के सिक्के हुए करते थे जिनकी कीमत होती थी, इन नोटों की कोई कीमत नहीं है। ये तो आप मानते हैं, सरकार मानती है, बाजार मानता है, तो ये नोट चल रही है। उसी तरह से शेयर के केस में 10-10 रुपए का आप शेयर करा खरीदते हैं और उसके पास जो है कंपनी के पास एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी हो जाती है, जिसके आधार पर वो अपनी फैक्ट्री लगाता है और फिर शेयर धारकों को उसमें से लाभांश या डिविडेंड देता है। इस तरह से अर्थव्यवस्था चलती है। मतलब अर्थव्यवस्था एक नोशनल तरीके से चलती है। एक्चुअल तो केवल सोना है, चांदी है या मेटल्स हैं या ज़मीनें हैं या घर हैं, कुछ इस तरह का होता है, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था का कोई संबंध नहीं होता है। ये तो अर्थव्यवस्था के प्रोडक्ट है। अब आप देखे होंगे कि शेयरों में उछाल होता है, शेयर बढ़ते हैं घटते हैं, सोना भी बढ़ता है घटता है, चांदी भी बढ़ता है घटता है। इनको सबको मिला के लिक्विड फंड कहते हैं। जमीन अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति मतलब फिक्स्ड असेट है। तो सबका अपना अपना अर्थव्यवस्था में एक योगदान है, एक फंडा है। अब मैं आपको बताऊं कि सरकारी अव्यवस्था के कारण, अच्छा दूसरी चीज़ें भी बता दी आपको कि सरकारी व्यवस्था ही है कि कंपनियां अपना रिजल्ट आउट करती हैं ताकि उसके शेयर धारकों को पता चले कि कंपनी घाटे में है, फायदे में। जो शेयर के करने वाले लोग हैं वो जान जाते हैं कि शेयर का दाम अगर ज़्यादा है तो कंपनी फायदे में है। कंपनी हर साल डिविडेंड भी देती है, मतलब एक तरह से ब्याज देती है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था चलती है। अब कंपनियों के एक व्यवस्था है, शेयर सेबी इसको कंट्रोल करती है। तो सेबी की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं या एक व्यवस्था है कि आप 3 महीने का अपना रिजल्ट जो है सेबी को भी भेजेंगे, स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजेंगे और सरकार को भी भेजेंगे, आरबीआई को भी भेजेंगे, सबको भेजेंगे कि आप 3 महीने में आपने क्या फ़ायदा हुआ, आप कंपनी को क्या घाटा हुआ। तो इस तरह से साल में 4 बार आता है। अप्रैल से जून तक एक खंड होता है, जुलाई से सितंबर तक एक खंड होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक होता है और जनवरी फरवरी मार्च एक होता है। पूरा साल बराबर हो गया। 4 बार रिजल्ट आउट देना पड़ता है कि क्या फ़ायदा हुआ आपका, क्या घाटा हुआ। और आखिर खंड में जैसे जनवरी से मार्च तक का जो रिजल्ट आता है वो फाइनल हो जाता है।
अब आपको बताएं कि प्रथम तिमाही बोलते हैं, द्वितीय तिमाही, तृतीय तिमाही और चतुर्थ तिमाही, अंतिम या चतुर्थ तिमाही। प्रथम तिमाही अप्रैल से जून तक का जो रिजल्ट आया है कंपनियों का, वो बहुत ही निराशाजनक और बहुत ही खराब। सारी कंपनियां लगभग घाटे में। ठीक है, अभी 9 महीने बाकी हैं और इन 9 महीनों में रिकवर करने की बात होती है, लेकिन ये 3 महीने का जो परिणाम आया है कंपनियों का, वो बहुत निराशाजनक है और उसमें काफ़ी कंपनियों का घाटा है या काफ़ी कंपनियां कम मार्जिन पर काम कर रही हैं। अब बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में आपको बताते हैं। ये सेबी के ने कहा है कि जितनी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं वो 9 तिमाही 2.5 साल पहले के रिजल्ट से कम है। मतलब क्रमशः कम होती गई हैं कंपनियों की लाभ और कंपनियां घाटे में आती गई हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था के कुपरिणाम हैं या सरकार अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है, तो उसकी वजह से कंपनियां धीरे धीरे घाटे की तरफ जा रही हैं। कुछ कंपनियों के आपको उदाहरण दे देते हैं। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसमें रिलायंस भी है। HDFC बैंक के परिणाम में 1.31 की कमी आई। HCL टेक जो सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी कंपनी है और शिव नाडार की कंपनी है, वो हमेशा फायदे में रही है, अभी वो 11% नीचे है। एक्सिस बैंक 4% नीचे है। टाटा एलेक्सी 22% नीचे है। टाटा कम्युनिकेशन 43% नीचे है। हैवेल्स इंडिया जो बिजली के तार वगैरह और इक्विपमेंट वगैरह बनाती है, उसके रिजल्ट 15%। ये तो एक झलक है। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो हैं, जो टाटा की बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके रिजल्ट भी कम आए। रिलायंस का कम आया। रिलायंस की एक एशियन पेंट में उसकी एक जो हिस्सेदारी थी, उसको बेच करके उसने जो पैसा पाया है, अगर उसको हटा दें तो रिलायंस की हिस्सेदारी भी, रिलायंस का मुनाफा भी कम होगा। इस तरह काफ़ी कंपनियों के मुनाफे कम हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि सरकार की तरफ से काम करने का वातावरण तैयार नहीं किया जा रहा। सरकार की तरफ से कंपनियों को सहयोग नहीं किया जा रहा। सरकार की तरफ से टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। इतना टैक्सेशन है कि आम जनता के साथ साथ कंपनियां भी त्राहिमाम कर रही हैं। सरकार पैसे इकट्ठे कर रही है, इसलिए ये तो सरकार ही बताएगी, लेकिन कहीं न कहीं खेल हो रही है, कहीं न कहीं कोई कुछ हिडन है, छिपा हुआ है, तो वो तो सरकार ही बताएगी और कोई नहीं बता सकता। इसलिए कंपनियों के शेयरों में काफ़ी गिरावट। आजकल आप देखिए गिरावट बहुत ज़्यादा है। आप अगर शेयर बाज़ार के बारे में थोड़ा सा जानते हो या शेयर का काम करते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि गिरावट बहुत ज़्यादा है कंपनियों में। जिनके भाव कभी 1000 रुपये हुआ करते थे, वो 500 से 1000 के बीच में नीचे काम कर रहे हैं। रुपये का भी अवमूल्यन है बहुत। केवल सोना और चांदी में भी एक गिरावट आएगी। अभी हल्ला था कि गिरावट आ रही है, सोना 50 पर आ जाएगा। इसके मतलब कहीं न कहीं पैसा जो है इकट्ठा किया जा रहा है, कहीं न कहीं उसको छिपाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये स्थिति आ रही है। या सरकार कांवड़ यात्रा, धार्मिक एजेंडे,
मंदिर मस्जिद ये वो, सरकार का कार्य भी जो राजनीतिक कारण है सरकार के ध्यान न देने के, वो भी एक बहुत बड़ा कारण। सरकार अगर कृषि पर ध्यान नहीं देगी, बीज का किसानों को बीज नहीं उपलब्ध कराया जाएगा, किसानों को खाद नहीं उपलब्ध कराया जाएगा समय से, किसानों को बिजली नहीं दी जाएगी, तो खेती ठप हो जाएगी। तो उससे 3% का आपका शेयरिंग है उसमें जीडीपी में, वो और घट जाएगा, 2.5% हो जाएगा, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। उसी तरह से कंपनियों के रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं, कंपनी मुनाफे में है, तो सेक्टर्स बने हुए हैं, औद्योगिक सेक्टर है, कृषि क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, वो क्षेत्र है, तमाम रियल इस्टेट है, रियल इस्टेट का बिजनेस भी बिल्कुल ठप। सारा ये कार्यक्रम जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर किसान को फायदा नहीं होगा तो वो और खर्चे कैसे करेगा? अगर कंपनियों को फायदा नहीं होगा तो दूसरी कंपनी क्यों लगाएगी? उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। रियल इस्टेट की कंपनियों का अगर फायदा नहीं होगा तो वो न मकाने बना पाएंगे और न रियल इस्टेट में काम। मतलब सब मिला कर के ये है कि सरकार अगर सही तरीके से नहीं चल रही है, सरकार की सोच जो है कुंठित है, या सरकार किसी अन्य चीज़ों की तरफ ध्यान दे रही है, तो आर्थिक वातावरण खराब। और निश्चित रूप से सरकार जो है धर्म कर्म मंदिर मस्जिद उल जलूल कामों में सरकार का पार्टिसिपेशन या ध्यान बहुत ज़्यादा है। कांवड़ यात्रा में अरबों रुपए खर्च हुए होंगे, मिला क्या? एक कोई प्रथा किसी ने कभी डाल दी और उसको आपने बना लिया कि ये धर्म है, तो कांवड़ यात्रा कोई धर्म नहीं होता है, ये एक प्रथा है। और उसमें आपने इतना पैसा झोंका है उत्तर प्रदेश में, 70,000 तो पुलिसकर्मी हैं, ड्रोन है, मतलब इतने ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं सरकार के, तो उस सरकार उस पैसे की भरपाई कहाँ से करेगी? उत्तर प्रदेश उद्योग शून्य है। अगर नोएडा को हटा दें, उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद को हटा दें, तो इसकी औद्योगिक क्षमता शून्य है, ऋणात्मक है। कुछ इधर इंडस्ट्री जो है सोनभद्र में है, प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में, बहुत मामूली। बिजली उत्पादन का स्रोत है वहाँ सोनभद्र में, लेकिन बिजली उत्पादन में भी तो खर्च आता है। उसी तरह से हर जगह जहाँ लागत है वहाँ जहाँ खर्च है वहीं फायदा होगा ना। जब पहले तो आपको अपने पॉकेट से खर्च करना पड़ेगा। सरकार ऐसा कुछ नहीं सोचती है। सरकार जो है कांवड़ यात्रा में मशगूल है। कांवड़ यात्रियों का इतना ध्यान रखा जाता है जितना किसी भी सेक्टर के आदमी को ध्यान नहीं रखा जाता है। न तो कृषि का, उत्तर प्रदेश तो पूरा कृषि पर आधारित, और पीठ अपनी थपथपाई जाती है, डींगे हाँकी जाती हैं, और बहुत सारे जो है उटपटांग बातें की जाती हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उनको बेसिक आइडिया भी नहीं है और वो ये चाहते भी नहीं। शिक्षा खत्म किया जा रहा है, रोजगार ऑलरेडी खत्म है पहले से, स्वास्थ्य की कोई बात ही नहीं है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो है लूट रहे हैं, और लोगों में ये संदेश है कि सरकारी अस्पताल में जाइए तो जान गंवाइए और प्राइवेट अस्पताल में जाइए तो धन गंवाइए। धन अगर खत्म हो जाएगा तो जान भी खत्म हो जाएगा। इतनी शिकायतें हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों की, जिसको कहिए नहीं। पब्लिक में आप भेष बदल के जाए शासन के लोग
और पता करें कि कितनी दुर्गति है और कितनी खराबियां हैं। तो सरकार तो मदमस्त है, सरकार धार्मिक कार्य कर रही है, सरकार ढोंग पाखंड आडंबर को बढ़ावा दे रही है और सरकार का ध्यान जो है आर्थिक उस पर कहीं नहीं है ध्यान। भ्रष्टाचार चरम पर है, चाहे वो कोई भी विभाग हो। बिना भ्रष्टाचार के तो नौकरी में मजा ही नहीं आता। और राजनीतिज्ञ भी भ्रष्ट है। ये जो डींगे हाँकी जाती हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये मिट्टी में मिला दिया, हमने वो कर दिया, वो सब डींगे हैं, कहीं उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। तो इस तरह सब मिला करके, सारी सीनरियों मिला करके, सारी चीज़ों को मिला करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देश रसातल की तरफ जा रहा है और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। जनता भी समझदार नहीं, अज्ञानी है, क्योंकि उसके पास शिक्षा का अभाव है। नेता हमारे मदमस्त हैं, हर काम में पारंगत है। जो हर काम में पारंगत होता है वही नेता होता है। तो ऐसी स्थिति में देश की सिनेरियो हमने एक आपके सामने रखा। आप इसका खुद अध्ययन करिए, आप इसके बारे में सोचिए, आप इसके बारे में समझिए और हमें भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या स्थिति है। और मैंने बार बार हम वीडियो में अनुरोध करते हैं कि इन सरकारों को फेंटते रहिए। 5 साल से ज़्यादा कोई सरकार नहीं चलने दी, और जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी ये सरकारें जो हैं मदमस्त रहेंगी। तो हर 5 साल बाद सरकार बदलिए, एमएलए बदलिए, एमपी बदलिए, मंत्री बदलिए, जब ही बात बनेगी। और कोई आपके पास रास्ता नहीं, उसका भी इंतज़ाम सरकार कर रही है। वो छोड़िए, वो अलग चीज़ है, पर जो आपके पास है उसका सदुपयोग करिए। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।